जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस कुमार आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो की सहायता से जो है क्लास 9th के एसएसटी सोशल साइंस का आप लोग का जो मिड टर्म एग्जामिनेशन 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाले दोस्तों, क्योंकि आप लोग का जो है कल एग्जाम है। तो मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे जो है बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करें और जो है अपने एसएसटी के अंदर जो है आप 80 में से 80 नंबर स्कोर करें दोस्तों, क्योंकि एसएसटी हिंदी इंग्लिश ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसके अंदर बच्चा अच्छे स्कोर कर सकता है। बस उसको क्या करना है, उसको प्रीवियस ईयर के पेपर अगर वो देख लेता है, अगर उसने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर रखा है, अगर वो प्रीवियस ईयर के पेपर भी देख लेगा तो उसको आइडिया लग जाता है कि भाई किस तरह से सवाल आने वाले। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट में अगर आप लोग अच्छा परफॉर्म करते हो तो आप लोग का ओवरऑल जो परसेंटेज है ना दोस्तों, वो बहुत खूबसूरत हो जाता है। बच्चों के अच्छे अच्छे परसेंटेज मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, आप लोग को इस वीडियो की सहायता से आप लोग को पूरा पेपर जो है अच्छी तरह से सॉल्व कराऊंगा और मैं बताने वाला हूं कि आप लोग के सामने जब कल पेपर आएगा तो आप लोग को किस तरह से पेपर को सॉल्व करना है दोस्तों। ठीक है, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ इसके आप लोगों को अंदर टिप्स देने वाला हूं मैं। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को जो है इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। आखिरी तक देखोगे तभी फायदा होने वाला है। ये नहीं कि इस वीडियो शुरू कर लिया और स्किप कर दिया। अरे देख लो भाई, फायदा होगा आपको, कोई नुकसान तो इसके अंदर होने वाला नहीं है ना। आपको बेहतर कुछ टिप्स ही बताने वाला हूँ मैं। तो आप लोग को क्या करना है कि वीडियो को आखिरी तक देखना है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो आप लोग को जो है वीडियो को लाइक कर देना। अगर अच्छी नहीं लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग स्किप कर लीजिए वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग जाए तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जो और भी वीडियोज़ बनाऊँ आप लोग तक पहुँच सके वो, है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और वन बाय वन करके क्या क्या सवाल आप लोगों से पूछे गए थे उसको डिस्कस करते हैं और क्या क्या सवाल बन सकते हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोग का ये पूरा पेपर जो है सी मार्क्स का होने वाला है। 3 घंटे का पेपर होता है दोस्तों। तो हम लोग इसको बेहतर तरीके से जो है टोटल आप लोग के जो है 40 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन को जो इन्होंने अलग अलग खंडों के अंदर बांट रखा है। ठीक है, तो वो आप लोग सबको पता, हम लोग ये फालतू में इसमें डिस्कस नहीं करेंगे अपना टाइम। चलिए फिर क्वेश्चन जो है शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग के सामने जो सवाल होते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, एमसीक्यूज, जिसमें आप लोग को जो है 4 ऑप्शन दिया जाता है, आप लोग को जो है सिलेक्ट करना होता है। तो देखिए प्रश्न नंबर पहला क्या बोलता है। प्रश्न नंबर पहला बोलता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है। तो आप लोगों ने जो अर्थव्यवस्था वाले किताब के अंदर पढ़ा होगा भी उत्पादन के कारक, है ना। तो आप लोग को बताना है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो आप लोग को बताना है कि भाई कौन से चीज़ों से जो हम किसी चीज़ का उत्पादन नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है भाई कि किसी भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए फैक्ट्री में किसी चीज़ का, अगर मान लीजिए कि ब्रेड बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, तो हम लोग को पड़ेगी भूमि की जरूरत। हम लोग फैक्ट्री कहाँ लगाएंगे, अनाज कहाँ उगाएंगे, श्रम, उसके अंदर काम करने वाले लेबर भी चाहिए होंगे, तभी तो आप लोग का ब्रेड बनेगा दोस्तों। पूंजी, पूंजी का मतलब पैसा, आप लोग को पैसा लगाना पड़ेगा। श्रम को, आप जो मजदूर होंगे उसको आप पैसा दोगे, जमीन खरीदने के लिए पैसा लगेगा, बिजली के लिए पैसा लगेगा। तो ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए उत्पादन के कारक, यानी कि किन किन चीज़ों से उत्पादन संभव होता है। तो इन तीनों चीज़ों से संभव होता है। लेकिन सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट है। सवाल इसने क्या पूछा है कि उत्पादन का कारक नहीं है। तो हम लोग को पता चल गया कि ये भी कारक है, ये भी कारक है, ये भी कारक है। तो फिर इसने पूछा कौन सा नहीं है। तो देखिए आखिरी ऑप्शन क्या दे रखा है। आखिरी ऑप्शन बोल रहा है भैया कि देखिए क्या बोल रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या आप लोग को ऐसा लगता है कि उपरोक्त में से भूमि, श्रम, पूंजी ये उत्पादन के कारक नहीं है? ये तो है। तो इसमें गलत आंसर क्या हो जाएगा, गलत आपका विकल्प हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसने पूछा ही क्या था, कारक नहीं है, तो ये तो वही आंसर ही नहीं है कोई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसने पूछा कारक नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, यही विकल्प डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इस तरह से एग्जामिनर कई बार फंसाने की कोशिश करता है बच्चों को। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 क्या बोलता है। प्रश्न नंबर 2 आप लोगों से पूछता है कि भाई मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। तो आप लोग को जो है पता होना चाहिए भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश है। तो हमारे पड़ोसी देश देखिए कौन कौन से हैं। तो भाई किस किस की सीमा हमारे से लगती है, हमारी जो सीमा है किस किस देश से लगती है। तो हमारी सीमा भाई पाकिस्तान से लगती है, चाइना से भी लगती है हमारी सीमा, नेपाल से भी लगती है, भूटान से भी लगती है, म्यांमार से भी लगती है, बांग्लादेश से लगती है। अब सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट है ना। सवाल में क्या ट्विस्ट है दोस्तों, सवाल में जो ट्विस्ट है वो अब ये बोल रहा है कि हमारे मित्र एक ऐसे देश के निवासी जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। तो भाई अब बताना इसमें से, भाई भूटान की सीमा लगती है तो वहाँ के निवासी तो हो नहीं सकते, क्योंकि सवाल के अंदर ही बोला है ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। तजाकिस्तान थोड़ा नया है, तजाकिस्तान तो लगता ही नहीं भाई, कहीं देखा आप लोगों ने पढ़ा इसमें कि आपको पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश में तजाकिस्तान दिखा नहीं, दिखाना। बांग्लादेश की तो भाई सीमा हमारे साथ लगती है, नेपाल की भी सीमा लगती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तजाकिस्तान। ठीक है, इसी तरह से आप लोग को देखिए मैप की सहायता से मैंने बताया। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो आखिरी तक देखनी है, छोड़ के मत भागिए। ठीक है, छोड़ के भागेंगे तो नुकसान हो जाएगा आप लोग को। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो हम लोग को पता है कि भाई भारत का संविधान बनाने के लिए जो है
संविधान सभा के अंदर कई सारे सदस्य थे, 389 प्लस सदस्य थे। तो सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति थे जो भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो हम लोगों ने पढ़ रखा भैया बी आर अम्बेडकर जी, इनको तो जो है संविधान का पिता बोला जाता है, संविधान का निर्माणकर्ता बोला जाता है, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये तो सदस्य थे। उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो अध्यक्ष थे दोस्तों, है ना, संविधान सभा के अध्यक्ष माना जाता है। जयपाल सिंह जी भी थे, लेकिन बच गए गांधी जी। आप लोगों ने कभी सुना महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य ये नहीं थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि महात्मा गांधी जो थे वो संविधान सभा के अंदर गए ही नहीं, उन्होंने बहिष्कार किया था इसका, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4। ये बोल रहा है भाई गलत को पहचानना हमें, कुछ इसके अंदर एक गलत मिलान किया गया, उसको पहचानना है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दे रखा है। पहला दे रखा है रोबेस्पियर शासक, दूसरा दे रखा है लुईस 16 शासक, जॉन लॉक शासक, नेपोलियन शासक। तो इसमें से बताना है कि कौन सा गलत है। तो भाई गलत क्या है, रोबेस्पियर। भाई रोबेस्पियर शासक नहीं थे, रोबेस्पियर जो थे वो क्या थे दोस्तों, जैकोबिन। आप लोगों ने पढ़ा है फ्रांस की क्रांति वाले चैप्टर के अंदर भी जैकोबिन पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई थी, तो उसके ये सदस्य थे रोबेस्पियर, शासक नहीं थे, ठीक है। शासक तो नेपोलियन था, जॉन लॉक थे, लुईस 16 था जो निरंकुश शासक था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। हाँ, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या बोलता है, प्रश्न नंबर 5 बोलता है कि भाई 1794, ठीक है, 1794 के अंदर फ्रांस की मुद्रा कौन सी थी। भाई फ्रांस कौन सी करेंसी का यूज़ करता था, ठीक है। सामान खरीदने बेचने के लिए लोग कौन सा पैसा देते थे, क्या वो लोग रुपया देते थे। भाई रुपया तो भारत के अंदर चलता है, डॉलर तो अमेरिका के अंदर चलता है, टका तो बांग्लादेश के अंदर चलता है। तो बच गया क्या दोस्तों, लिवरा। लिवरे जो था वहाँ का फ्रांस का क्या था, करेंसी था दोस्तों, कब, 1794 के अंदर। तो आप लोग याद रखिएगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में। प्रश्न नंबर 6 देखिए, अब ये जो कुछ सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं ना, जिस बच्चे ने किताब बेहतर तरीके से पढ़ रखी होगी, एक एक शब्द को पढ़ रखा होगा, वो इस सवाल को जो है डील कर सकता है, उसी सवाल को सॉल्व कर सकता है। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 बोलता है टाइल से आप क्या समझते हैं। घर में लगाने वाले टाइल नहीं, ना 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 ना, ये टाइल एक शब्द है। तो टाइल का मतलब क्या होता है दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई टाइल का मतलब होता है सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला टैक्स। जनता जो टैक्स यानी कर देती थी ना राज को, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, उसी को बोलते थे टाइल। क्या बोलते थे दोस्तों, टाइल। कुछ बच्चे सोच के आएंगे ये तो घर में लगाने वाली टाइल है, ठीक है, ये गलत है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एक प्रकार का टैक्स था जिसको लोग टाइल बोलते थे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या बोलता है दोस्तों, तो इसमें जो एक कथन दिया होगा और एक कारण दिया होगा, तो बताना है भाई कथन और कारण दोनों सही है कि नहीं। तो देखिए कथन क्या दे रखा है, कथन दे रखा है आपका कि भाई अरुणाचल एवं गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर है। तो हम लोग को पता है भैया अरुणाचल एवं गुजरात के अंदर जो है 2 घंटे का क्या है, अंतर है। ये देखिए, ये हमारा प्यारा गुजरात राज्य है और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो जो है इन दोनों के बीच में काफ़ी गैप पाया जाता है, इसलिए इनके बीच में क्या है दोस्तों, 2 घंटे का क्या है डिफरेंस है। हम लोग को पता है कि भारत की जो पृथ्वी है हमारे ऊपर, उस पर कई सारी जो है आपका कौन सी रेखाएं दोस्तों, एक तो होती है अक्षांशी रेखा जो ऐसे ऐसे करके जाती है, कुछ एक होती है अक्षांश रेखा जो ऐसे ऐसे जाती है दोस्तों, उसी में एक कर्क रेखा आती है, एक विषुवत रेखा पाई जाती है और एक आपको जो मकर रेखा पाई जाती है। और कुछ रेखाएं होती है जो ऐसे आती है, ठीक है, जिनको हमको क्या बोलते हैं, देशांतरी रेखा बोला जाता है दोस्तों, लॉन्गिट्यूडनल जिनको बोला जाता है, ठीक है। तो ये समय के लिए होती हैं। तो इसी तरह से जो है एक रेखा गुजरात के अंदर है, ठीक है, 68 डिग्री, और एक है 97 डिग्री अरुणाचल प्रदेश के बीच में, ठीक है। भारत के अंदर जो समय जिस रेखा को हम लोग मानते हैं उसको बोलते हैं मानक यामोत्तर रेखा, जो 82.5 डिग्री आपका उत्तर प्रदेश से जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, किसके कारण, देशांतरी रेखाओं के कारण। तो देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है भाई अरुणाचल एवं गुजरात के बीच में 2 घंटे का अंतर है। भाई कथन तो बिल्कुल ठीक है, संकल्पना जो है बिल्कुल ठीक है, क्या कारण जो है संकल्पना की ठीक तरीके से पुष्टि कर पा रहा। तो देखिए भारत की मानक रेखा का मान 82 डिग्री 30 जो है, तो ये इसका आंसर हो जाना चाहिए दोस्तों 7वें का आपका आंसर हो जाना चाहिए सी, कि भाई संकल्पना तो ठीक है लेकिन कारण गलत है, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर ये आपका जो हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, भारत की मानक समय रेखा। ये कारण, ये मतलब ये स्टेटमेंट तो ठीक है लेकिन ये कारण ठीक नहीं दे पा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा संकल्पना सही है और कारण क्या है, गलत है। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 8 के बारे में। देखिए दोबारा से प्रश्न नंबर 8 क्या बोलता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के क्या है, पक्ष में, यानी कि लोकतंत्र की ठीक बात कर रहा है। तो लोकतंत्र क्या होता है दोस्तों, लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसके अंदर जनता जो होती है अपने वोट के आधार से, अपने वैश्य मताधिकार के आधार पर जो है अपने शासक को चुनती है, ठीक है। तो लोग उसी को क्या बोलते हैं, लोकतंत्र, जनता का तंत्र, लोगों का तंत्र, लोकतंत्र। तो देखिए पहला क्या बोलता है कि लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र एवं समान मानते हैं। भाई ये भी बात बिल्कुल सही है, लोग अपने आप को आज़ाद मानते हैं। उसके बाद में सेकंड, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकराव को ज़्यादा अच्छे से सुलझाती है। लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, ठीक है, लोकतंत्र के बारे में। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। दोबारा देखिए संकल्पना और कारण वाला सवाल पूछा है। तो क्या दे रहा है संकल्पना, जिन देशों के पास संविधान है वे
देश लोकतांत्रिक हो ये जरूरी नहीं है भाई, सही बात है, जरूरी थोड़ी ना जिस देश के पास संविधान है वो लोकतंत्र ही होगा, वो जनता को जो है वोट देने का अधिकार देता होगा। उदाहरण के तौर पर आपका जो है, उदाहरण के तौर पर अगर आप लोग समझेंगे तो चीन के अंदर क्या है दोस्तों, चीन के अंदर उसके पास अपना संविधान है, लेकिन वहाँ जो है भारत की तरह आज़ादी नहीं है, भारत की तरह लोकतंत्र नहीं है वहाँ पे, है ना। उसी के बाद में अगला देखिए, अगला कारण क्या दे रखा है, संविधान सिर्फ शासन की पद्धति के विषय में जानकारी देता है, ठीक है। तो जो है ये गलत है दोस्तों, शासन की पद्धति के बारे में जानकारी नहीं देता, संविधान जो होता है पूरे देश को चलाने के जो है नियम कायदे कानून होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भाई संकल्पना तो ठीक है लेकिन कारण जो है गलत है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कि भाई संकल्पना सही है, कारण क्या है, गलत है, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या बोल रहा है कि भाई 18वीं शताब्दी में फ्रांस की समाज कितने स्टेट में बटा हुआ था। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई समाज को जो है, फ्रांस की समाज को 3 स्टेट के अंदर बांटा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 स्टेट के अंदर, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन से स्टेट के नाम क्या क्या थे। आगे बात करते हैं, दोबारा संकल्पना और कारण वाला सवाल आ गया है। तो देखिए संकल्पना में क्या दे रखा है प्रश्न नंबर 11 में कि भाई गांव में मौसमी बेरोजगारी बहुतायत में पाई जाती है। हम लोगों ने पढ़ा है बेरोजगारी के कई सारे प्रकार होते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, ठीक है, हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ा हुआ है। तो मौसमी बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि भाई साल में कुछ समय तक एक इंसान को रोजगार मिलता है, लेकिन जैसे ही वो रोजगार का सीजन चला जाता है वो क्या हो जाता है, बेरोजगार हो जाता है। तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, मौसमी बेरोजगारी बोला जाता है ना। हाँ कि साल के कुछ समय जो है उसके पास रोजगार रहता है, लेकिन जैसे चीज़ें खत्म होती हैं उसके बाद में जो उसका रोजगार चला जाता है। कारण क्या दे रखा है, कृषि पर आश्रित होने के कारण कई लोगों को कई माह बेरोजगार बैठना पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। मान लीजिए कि आप लोगों ने अब खेतों के अंदर धान बो दिया, अब धान बोने के बाद जो किसान है वो खाली बैठा हुआ है, उसके पास कोई काम नहीं है, बस बीच में एक दो बार आपको जा करके जो है थोड़ा सा वो कर देना है, घास वास काट देना है, उसके बाद तो किसान जो है खाली है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये ठीक है दोस्तों, ये स्टेटमेंट संकल्पना और कारण दोनों ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। भाई संकल्पना एवं कारण क्या है, दोनों ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं, है ना। किसान ने एक बार फसल लगा दी, लगाने के बाद उसने सिंचाई उचाई सब कर दिया, फसल बड़ी हो रही है, अब किसान के पास कोई काम नहीं, क्योंकि खेत में उसका जो काम था उसने अनाज को लगा दिया है। अब उसका बिजी कब होगा, जब उसकी कटाई कर लोगे तब उसके अंदर हो जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में। प्रश्न नंबर 12 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किस कानून के द्वारा भारत सरकार ने 2005 में ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन की रोजगारी को सुनिश्चित किया था। भाई देश के अंदर जो है प्रत्येक नागरिक को जो है एटलीस्ट 100 दिनों का रोजगार दिया जाए। ऐसी कौन सी स्कीम थी दोस्तों, तो ऐसी स्कीम का नाम था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको हम लोग मनरेगा बोलते हैं, ठीक है। हाँ तो याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 13 के बारे में। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखिए क्या बोल रहा है, आप लोगों ने पालमपुर गांव की कहानी सुनी होगी। भाई पालमपुर की प्रमुख आर्थिक क्रिया क्या थी दोस्तों, वहाँ के लोग कैसे जो है आमदनी कमाते थे, आजीविका का साधन क्या था वहाँ पे, तो कृषि था दोस्तों, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वॉज द प्राइमरी सेक्टर फॉर पालमपुर विलेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कृषि। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या बोल रहा है कि रेखांकित तथ्यों को सही करके वाक्य में लिखना है। तो इसके अंदर बताना है भाई, इसके अंदर जो है जो अंडरलाइन शब्द है वो गलत है, उसको ठीक करके लिखना है। तो देखिए पहला क्या बोलता है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक की रचना रूसो ने की थी। भाई रूसो ने तो की नहीं थी इस पुस्तक की रचना, तो किसने की थी, तो किसने की थी दोस्तों, मोंटेस्क्यू ने की थी। किसने की थी, मोंटेस्क्यू। तो रूसो की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोंटेस्क्यू आ जाएगा। यही हम लोग को बस चेंज करके लिखना है। प्रश्न नंबर 15 क्या बोलता है, सत्य असत्य बताने दोस्तों। तो देखिए क्या बोल रहा है, क्या स्टेटमेंट दे रखी है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल की पैदावार करने को क्या बोलते हैं, बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं, ठीक है। अगर इसको इंग्लिश में पढ़ा जाए, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर आप लोग एक साल में जो है किसी जमीन पर एक से अधिक अलग अलग सीजन में अलग अलग फसलें उगाते हो तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं, है ना। हाँ याद रखिएगा। इसी तरह से बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में। भाई निम्नलिखित स्थितियों को पढ़िए और बताइए कि संबंधित व्यक्ति रोजगार में है या बेरोजगार में, ठीक है, हम लोग को बताना है। तो देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों ये कि भाई दिनेश दिल्ली में एक दिहाड़ी मजदूर है जिनको जो है डेली वेजेस मिलते हैं, रोज का दिहाड़ी मिलता है। वो प्रत्येक दिन 150 रुपये कमाते हैं, जबकि प्रचलित दैनिक मजदूरी उनकी आय से क्या है, बहुत अधिक है। यानी जितना उसको दे रहे हैं उससे ज़्यादा वहाँ पर सरकार ने कानून बना रखा है कि वहाँ पर उसको सैलरी मिलनी चाहिए। तो बताना है कि दिनेश मतलब रोजगार में या फिर बेरोजगार में दोस्तों, है ना। तो दिनेश को पैसे तो मिल ही रहे हैं, तो क्या रोजगार में है, ठीक है। अगर पैसे ना मिलते तब वो किस में, बेरोजगार के अंदर। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 क्या बोलता है कि जानकारी को पढ़िए और उसके लिए एक परिभाषित शब्द देना हमें। तो देखते हैं, हम सभी एक ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों, कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना माने। तो इस ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं समानता। क्या बोलते हैं दोस्तों, समानता बोलते हैं। समानता का मतलब क्या होता है, जब सब बराबर होते हैं, जब सबके साथ
बराबर का क्या किया जाता है, व्यवहार किया जाता है। तो ये परिभाषा, ये शब्द कौन सा होगा, समानता होगा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पर भी जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई डैश ने की थी। तो भाई किसने की थी, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर सेना ने जो है सरकार को गिरा करके जो है तख्तापलट कर दिया था। तो उस व्यक्ति का नाम क्या है, उस व्यक्ति का नाम है परवेज मुशर्रफ। क्या नाम है दोस्तों, परवेज मुशर्रफ। ठीक है, याद रखिएगा, परवेज मुशर्रफ ने जो है पाकिस्तान के अंदर ये काम किया था। प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या बोलता है कि भाई महिमा मालाबार तट पर है, वह इस बात को लेकर दुविधा में है कि वह पूर्वी तटीय मैदान पर है या पश्चिमी तटीय मैदान पर है। बताइए कि वर्तमान में महिमा भारत के किस तटीय मैदान पर है। तो हम लोगों ने मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है, ठीक है, कि भाई हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पूर्वी घाट। क्या बोलते हैं दोस्तों, पूर्वी घाट। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ईस्टर्न घाट, और इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट के अंदर आपका आता है कोरोमंडल जो तमिलनाडु के अंदर है, उसके बाद में फिर आपका सरकार तट आता है दोस्तों, है ना, फिर उसके बाद में उड़ीसा तट आता है। इसी तरह से पश्चिमी घाट के अंदर आपका केरले वाले रीजन के अंदर मालाबार तट आता है। फिर कर्नाटका वाले के अंदर आपका आता है दोस्तों कौन सा आपका फिर गोवा वाले रीजन के आता है कन्नड़ तट आता है दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से जो है आपका आता है। तो ये क्या बोल रहा है इसके अंदर बोल रहा है कि भाई महिमा जो है मालाबार तट पर है। तो बताना अगर वो मालाबार तट पर, इसका मतलब वो कहाँ पर होगी, केरला के अंदर। और केरला किधर आता है, पश्चिमी घाट के अंदर आता है। किसके अंदर आता है दोस्तों, पश्चिमी घाट के अंदर आता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इसी तरह से बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 के बारे में। प्रश्न नंबर 20, भाई समानता शब्द से आप क्या समझते हैं। भाई समानता का मतलब एक ऐसी परिस्थिति है, एक ऐसी वातावरण होता है जहाँ पर सबको जो है समान माना जाता है। ठीक है, सब समान व्यवहार किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, समानता बोलते हैं। न्याय शब्द से आप क्या समझते हैं। भाई न्याय का मतलब होता है जब किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, किसी के साथ किसी भी प्रकार का जो है क्राइम ना किया जाए। अगर उसने कोई गुनाह किया तो उसको जो है जस्टिस मिले, उसको क्या बोलते हैं, न्याय बोलते हैं दोस्तों। तो आप लोग इस तरह से बता सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 21 क्या बोलता है भाई, मानव पूंजी के बारे में, ह्यूमन कैपिटल। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि भाई मानव क्या है, पूंजी। अगर मानव को आप अच्छी एजुकेशन दोगे, ठीक है, अगर उसके पास अच्छी हेल्थ रहेगी, एजुकेशन रहेगी, तो वो भी क्या करेगा दोस्तों, वो भी एक कैपिटल है। ठीक है, अगर आप लोग एक डॉक्टर को डॉक्टर की पढ़ाई करा दोगे, उसके पास हेल्थ अच्छी है, एजुकेशन अच्छी है, तो वो कल को कोई क्या करेगा दोस्तों, समाज के अंदर जो है लोगों का विकास करेगा दोस्तों, लोगों को जो है ट्रीटमेंट करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मानव पूंजी बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, कि हम लोग भी जो है प्रॉफिटेबल है, हम लोग अगर पढ़ लिख लेंगे तो समाज के लिए प्रॉफिट हम लोग जनरेट करेंगे। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 के बारे में कि भाई भारत की स्थल सीमा रेखा का विस्तार बताइए। ठीक है, भारत की मेंशन द एक्सपेंशन ऑफ लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो भाई हम लोग को इसके अंदर बताना है लैंड बाउंड्री का मतलब, आप लोग एक बार मैप में देखिए। ठीक है, ये देखिए हमारी लैंड बाउंड्री क्या है दोस्तों, तो पाकिस्तान के साथ है, चाइना के साथ है, नेपाल के साथ है, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ है, बांग्लादेश के साथ है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लैंड बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, हाँ, आप लोग बता सकते हैं किस किस के साथ हमारी लैंड बाउंड्री। आप लोग चाहे तो मैप तो मत बनाइएगा क्योंकि ज़्यादा एक नंबर का सवाल है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि लोकतंत्र के विपक्ष में एक तर्क दीजिए कि भाई लोकतंत्र क्यों खराब है। आप लोग को एक पॉइंट बताना है। तो भाई लोकतंत्र इसलिए खराब है क्योंकि क्या होता है कई बार क्या होता है कि आप कोई अच्छा चीज़ लेके आ रहे हैं ना, तो विपक्ष जो होता है ना, वो जानबूझ करके क्या करता है, उसकी आलोचना करता है दोस्तों, है ना, जिसकी वजह से चीज़ें क्या हो जाती हैं दोस्तों, थम जाती हैं, चीज़ें जो हो जाती है रुक जाती है। जो चीज़ आपको जल्दी लागू करनी चाहिए वो जल्दी लागू नहीं हो पाती, क्योंकि विपक्ष क्या होता है, उसकी बुराई करने लग जाता है, जानबूझ करके जो है विपक्ष बुराई करने लग जाता है। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सबके पास अधिकार होता है दोस्तों अपनी बात रखने का। तो चीज़ें क्या हो जाती हैं, चीज़ें थोड़ी सी लेट हो जाती है लोकतंत्र के अंदर, है ना। हाँ, तो लोकतंत्र की बुराई होगी। उसके बाद में बताना है कि भाई बेरोजगारी को परिभाषित की। बेरोजगारी का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो बेरोजगारी का मतलब होता है कि भाई जब एक स्वस्थ व्यक्ति को जो है उसके काम के अनुसार, उसके कौशल के अनुसार जब रोजगार ना दिया जाए, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेरोजगारी बोलते हैं। ठीक है, जिसके पास कोई आजीविका ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेरोजगारी बोलते हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 25 बोलता है कि भाई समाजवाद से आप क्या समझते हैं। तो समाजवाद का मतलब क्या है दोस्तों, ठीक है, जो समाज की बात करें दोस्तों, यानी समाज के अंदर प्रत्येक तबके के अधिकारों की बात करें, उसको हम क्या बोलते हैं, समाजवाद बोलते हैं दोस्तों, है ना। तो ये धारणा रखता हो कि भैया हम लोग को समाज का प्रत्येक वर्ग है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हों, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, किसी भी जाति से हो, ठीक है, किसी भी धर्म से हो, उन सबको जो है हम लोगों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उनका विकास करें, तो उसको क्या बोलते हैं, उस विचारधारा को हम लोग समाजवाद बोलते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 26 क्या बोलता है कि सिंधु नदी तंत्र की किसी एक नदी का नाम बताइए। तो मैंने आप लोग को पढ़ा रखा अफवाह वाले चैप्टर के अंदर, नदी तंत्र वाले के अंदर, कि भारत के अंदर जो है आपका दो प्रकार की अपवाह तंत्र पाया जाता है। एक आपका पाया जाता है हिमालय, ठीक है,
हिमालय के अंदर आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। तो सिंधु नदी में से बताना आप लोगों को जो है कि एक किसी अपवाह तंत्र के बारे में बताना है, तो आप कोई सी भी नदी बता सकते हो। आप चाहे झेलम बता सकते हो, इसके अंदर झेलम नदी भी जो है किसका है दोस्तों, सिंधु नदी का है। सतलुज बता सकते हो, रावी बता सकते हो, ब्यास बता सकते हो। ये तमाम नदियाँ कौन सी नदी तंत्र का हिस्सा है, तो सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा। अगर इसके विकल्प में देखें तो भाई पूछ रहा नर्मदा नदी किस नदी तंत्र का हिस्सा। तो हम लोगों ने बात किया था कि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र भी होता है, ठीक है। तो नर्मदा नदी जो है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का हिस्सा है, ठीक है। नर्मदा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है दोस्त, है ना। और कहाँ अपना जल गिराती है, अरब सागर के अंदर गिराती है, यहाँ पर अपना, और ये बंगाल की खाड़ी। तो इसके अंदर और आप लोगों से नर्मदा की जगह आपका जब कल एग्जाम होगा तो आप लोगों से पूछ देगा कृष्णा के बारे में, गोदावरी के बारे में दोस्तों, महानदी के बारे में। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल दोबारा देखिए दे रहा है कि लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है भाई, एक ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पर जनता जो होती है उसके पास शक्ति होती है, वो अपने वोट के आधार पर जो है, वोट के हिसाब से अपने शासक को, अपने नेता को चुनती है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। फिर प्रश्न नंबर 28 है, ये आप लोग का जो है दोस्तों 4 नंबर का सवाल है। तो प्रश्न नंबर 28 बोलता है कि भाई सोवियत संघ रूस में जो है स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम कैसे लागू किया गया था। भाई स्टालिन जो है सोवियत के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी स्टालिन ने दोस्तों। स्टालिन ने जो है देश को चलाया था, रूस को। तो बताना कि सामूहिकरण जो है उसने किस तरह से जो है लोगों को समूह बनाए थे दोस्तों। तो आप लोग इस सवाल के अंदर बताना है आपको कि क्या क्या उसके प्रभाव पड़े थे, किस तरह से स्टालिन ने जो है रशिया को पूरा एकजुट किया था दोस्तों। प्रत्येक वर्ग को जो उसने एकजुट एकता के सूत्र में बांधा था, सामूहिकरण कार्यक्रम लागू किया गया था। तो आप लोग को ये बताना है। फिर प्रश्न नंबर 29 के अंदर आप लोग को क्या बात करनी है, प्रश्न नंबर 29 के अंदर आपको बात करना है कि किसी देश को मानक समय रेखा की जरूरत क्यों पड़ती है। भारत की एक मानक समय रेखा का नाम बताइए, मान बताइए। तो हम लोग को पता है भाई भारत के अंदर जो है एक मानक यामोत्तर रेखा है जो कितनी डिग्री पे चलती है दोस्तों, 82-30 पे चलती है दोस्तों, ठीक है। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर से गुजरती है। तो एक मानक यामोत्तर रेखा की जरूरत इसलिए क्योंकि अब जैसे भारत ही है दोस्तों, तो भारत के अंदर क्या है, आप लोग एक बार मैप में देखिए। ये जैसे हमारा प्यारा देश भारत है, तो इसके अंदर जो है अलग अलग जो है आपकी देशांतरी रेखाएं पाई जाती हैं। यहाँ से भी पाई जाती है, यहाँ से भी पाई जाती है, यहाँ से भी, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यानी कि 68 से लेकर के 97 के बीच में कितनी सारी रेखाएं। तो सबको तो नहीं टाइम मान सकते ना हम लोग, इसलिए जो हम लोगों ने एक पूरे देश का एक टाइम जोन बना रखा है जिसको हम लोग मानक यामोत्तर 82.5 डिग्री बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। अब इसी पे जो है पूरे देश का टाइम डिपेंड होता है। तो ये कारण है ताकि चीज़ों को हम आसान कर सके, सरल कर सके, ठीक है, और सबके लिए एक टाइम हो सके, इसलिए हम लोगों ने जो है एक टाइम जोन बना रखा अपना। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 के बारे में दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 क्या बोलता है देखिए कि भाई लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। कथन का विश्लेषण करना है। तो भाई बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जनता जो है अपने वोट के आधार पर अपने शासकों को चुनती है, ठीक है। वो खुद तो जा नहीं सकती क्योंकि जनता बहुत बड़ी संख्या में होती है, इसलिए जो है अपने द्वारा चुनेंगे नेताओं को, विधायकों को और सांसदों को जो है चुन करके विधानसभा और संसद के अंदर भेजती है, ठीक है। और उनकी सहायता से जो है देश को चलाया जाता है। तो जो अंतिम डिसीजन होता है वो कौन लेता है दोस्तों, अंतिम जो लास्ट डिसीजन होता है वो आपके जो प्रतिनिधि होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं वो लेते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में आप लोग और क्या लिख सकते हैं, आप अपने पॉइंट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर इसके विकल्प में दे रखा है कि भाई स्वतंत्र यानी कि बिल्कुल फ्री एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की एक जरूरत है। भाई बिल्कुल जरूरत है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है जहाँ पर जो है जनता बिल्कुल स्वतंत्र होकर के बिना किसी दबाव में जो है वोट के आधार पर अपने शासक को चुने, ठीक है, किसी भी प्रकार का दबाव ना हो, लोग अपने मर्जी से जिस शासक को वोट दे वो शासक जीते दोस्तों। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था बोलते हैं, है ना। तो अगर लोग वोट नहीं दे पाएंगे तो फिर वो लोकतांत्रिक व्यवस्था थोड़ी ना है, ठीक है, वो तो तानाशाह हो जाएगा। तो इसके बारे में आप लोग और बात बता सकते हो, अपने पॉइंट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न नंबर 31 क्या बोलता है कि भाई आर्थिक क्रियाओं से आप क्या समझते हैं। भाई आर्थिक क्रिया का मतलब क्या होता है, वैसी क्रियाएं जो आप लोग को जो है धन देती हैं दोस्तों, ठीक है, आपको आजीविका देती है, उसको क्या बोलते हैं, आर्थिक क्रियाएं बोलते हैं, जो अर्थ की व्यवस्था करती हैं। आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है, तो भाई 3 भागों में बांटा गया आर्थिक क्रियाओं को, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक के अंदर कृषि आता है, द्वितीय के अंदर आपका उद्योग आता है, और तृतीय के अंदर आपका आता है दोस्तों सेवा क्षेत्र, जैसे बैंकिंग हो गया, डॉक्टर हो गया, ठीक है। हाँ, उसके बाद में इसी का विकल्प में एक सवाल दे रखा है कि आपके क्षेत्र में की जाने वाली किन्हीं 5 गैर कृषि क्रियाकलापों की सूची बनाइए। कुछ ऐसे 5 काम बताने जिसके अंदर एग्रीकल्चर नहीं होता दोस्तों। तो आप लोग इस वाले सवाल का आंसर खुद दीजिए, बहुत इजी सवाल है ये। फिर उस प्रश्न नंबर 32 के बारे में देखते हैं, 4 नंबर का सवाल है, भाई हिमालय को भारत के लिए वरदान क्यों माना जाता है, ठीक है। तो भाई हम लोग को पता है कि हमारा भारत है उसके अंदर जो है हिमालय आता है, ठीक है। ये देखिए मैप आप लोग,
ये हमारा देश है, तो हमारा जो है यहाँ पर हिमालय है दोस्तों, ठीक है। तो हिमालय हमको कई प्रकार से मदद करता है। पहले बात तो हिमालय से जो है कई सारी नदियों का निर्माण होता है, ठीक है। कौन सी नदी दोस्तों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। गंगा नदी, ठीक है। कौन सी नदी, गंगा नदी आपकी आती है दोस्तों। सिंधु नदी आपकी हिमालय से बहकर के आती है। फिर आपकी ब्रह्मपुत्र, तो पानी हम लोग को वहाँ से मिल जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, हिमालय की वजह से जो है ना यहाँ पर खूब ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, खूब बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से जो है ये हवाएं जो है भारत के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। अगर हिमालय नहीं रहता तो भारत की जो जलवायु है ना वो भी रूस की तरह होती है कि सालों साल यहाँ पर बर्फ गिर रही है, ठीक है। ये हवाएं भारत के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती क्योंकि हिमालय है। फिर और क्या बता सकते हो इसके अंदर कि भाई हिमालय के इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है कि जो आतंकवादी हैं, ठीक है, कोई जो है देश के अंदर घुसपैठ नहीं कर पाता है, क्योंकि इस पहाड़ को पार करके भारत के अंदर आना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी सुरक्षा करता है हिमालय। और क्या बता सकते हो दोस्तों, अब इस हिमालय वाले रीजन के अंदर कई बहुत सारे जंगल है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर जो है अलग अलग क्या जानवर पाए जाते हैं दोस्तों, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो विविधता वगैरह है बहुत सारी। तो आप लोग ये तमाम चीज़ें इसके अंदर जो है लिख सकते हैं। उसके बाद में बोल रहे हैं कि भाई प्रायद्वीपीय भारत की विशेषता बतानी है आप लोगों को। अगर इसके विकल्प में बच्चा सवाल कर रहा है तो हम लोग को पता है भाई, तीन तरफ से घिरे हुए जल को क्या बोलते हैं, तीन तरफ से घिरे हुए जल के क्षेत्र को प्रायद्वीप बोलते हैं। तो भाई इधर से हमारा बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर आपका हिंद महासागर है दोस्तों, और इधर आपका अरब सागर है। तो इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं हम, प्रायद्वीप बोलते हैं। तो बताना है भी प्रायद्वीप की विशेषता क्या है। तो बताना आप लोगों को भी प्रायद्वीप से कई सारी नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। फिर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट, इसके अंदर कई सारे जंगल वगैरह पाए जाते हैं। नीलगिरी के जंगल है दोस्तों, शेषाचलम का जंगल है, जो भारत की जो है जैव विविधता को बचा करके रखते हैं। फिर यहाँ से जो है मानसून का निर्माण होता है दोस्तों, प्रायद्वीप से। यहाँ से जो है मानसून सबसे पहले भारत के अंदर प्रवेश करता है अरब सागर से, ठीक है। तो आप लोग को बताना बारिश वगैरह यहाँ पर होती है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोग बता सकते हो इसके अंदर। फिर प्रश्न नंबर 33 आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई भारतीय संविधान सभा के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ थी, उनका उन्होंने सामना किस प्रकार से किया। तो भाई भारतीय संविधान सभा के सामने कई सारी चुनौतियाँ थी। सारे अलग अलग जो संविधान सभा के सदस्य थे वो अलग अलग क्षेत्र से आए थे। उसके बाद में उनकी विचारधारा अलग अलग थी दोस्तों, वो अलग अलग कानून की मांग करते थे। इनके बीच में सभी लोगों के बीच में जो है बहस होती थी, बहस को शांत कराना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो इस तरह से जो है आप लोग इस सवाल को डील कर सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 34 देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है कि भाई शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को दूर करने हेतु शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार के उपाय दीजिए। कि भाई क्या कारण है कि भाई लोग पढ़ लिख लेने के बावजूद भी उनको नौकरी नहीं लगती है। तो इसके बारे में आप लोग क्या सुझाव दे सकते हैं, किस तरह से इस चीज़ को दूर किया जा सकता है। तो मैं आप लोग को एक हिंट देता हूँ कि उनको जो है कौशल का विकास करना चाहिए दोस्तों, क्या स्किल डेवलपमेंट उनको अपना करना चाहिए, ठीक है। हाँ, बेहतर शिक्षा लेनी चाहिए दोस्तों। तो ये आप लोग और इसके अंदर पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। फिर अगला सवाल आप लोगों से पूछ रहा प्रश्न नंबर 35 दोस्तों कि भाई फ्रांसीसी क्रांति से निकले विचारों का उल्लेख कीजिए जो आने वाले समय में दुनिया के लिए आदर्श साबित हुए थे। तो भाई 3 विचार निकले थे, ठीक है, जिसको भारत ने भी अपनाया था। क्या, फ्रेटर्निटी, ठीक है, फ्रेटर्निटी, इंटेग्रिटी, ठीक है, और इक्वालिटी, बंधुत्व, भाईचारा और एकता दोस्तों। तो ये 3 शब्द जो थे निकले थे जिसने पूरी दुनिया पर जो है अपना छाप छोड़ी थी, ठीक है। उसके बाद में इस वाले सवाल को आप लोग खुद कीजिए कि भाई 17वीं शताब्दी में जो है फ्रांसीसी समाज की परिस्थितियाँ कैसी थी, भाई फ्रांस का समाज कैसा था, ठीक है, आप लोग को बताना है। फिर उसके बाद में आप लोगों से अनुच्छेद पूछा जाएगा। तो अनुच्छेद तो बहुत सिंपल है, पैसेज पढ़ करके आपको जो है ये प्रश्नों के उत्तर देने हैं, उसमें भी आपको विकल्प दे रखा है। तो ये आप लोग खुद पढ़िएगा, आप लोग को मैंने ये स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग इसको खुद सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व कर देता हूँ। राष्ट्रीय आय के मूल्य संवर्धन में शामिल है, तो भाई क्या है, उपयोग सभी। उसके बाद में चावल की खेती किस क्षेत्र में आती है, तो भाई चावल एक एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर वाला सारा मामला आपका प्राथमिक में आता है। कुरियर सेवाएं, अब देखिए सेवाएं खुद इसके अंदर जोड़ दिया, तो सेवाएं किसके अंदर आता है, तृतीयक के अंदर आता है दोस्तों, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को प्रश्नों का उत्तर देना है दोस्तों, ठीक है। फिर एक और आप लोग को पैसेज दे रखा है, तो ये आप लोग को नदी के बारे में पैसेज दे रखा है, तो बताना है ना। हाँ, देखिए पहला सवाल बोल रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो सारी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी, जांस्कर, नुब्रा, श्योक। फिर उसके बाद में अगला सवाल, कश्मीर क्षेत्र में सिंधु नदी कौन सी नदी से मिल जाती है दोस्तों, ठीक है, तो आप लोग को बताना है, ठीक है, झेलम नदी से मिल जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ होता है दोस्तों, तो सिंधु नदी का उद्गम आपका कहाँ होता है दोस्तों, तो ये आपका लद्दाख के अंदर होता है, सॉरी तिब्बत के अंदर होता है इसका उद्गम, है ना, मानसरोवर झील के पास में। तो इस तरह से आप लोग को बताना है। तो ये आप लोग इस तरह से जो है इस सवाल को कर सकते हो। बहुत ईजी आप लोग को पैसेज पढ़ना है और उत्तर देना है दोस्तों। 5 नंबर आप लोग के बोनस हैं। इस तरह से ये वाला सवाल भी देखिए, पैसेज पढ़ करके आप लोग को उत्तर देना है इसका। बहुत ईजी सवाल है, आसानी से आप लोग इसको कर सकते हैं। पैसेज पढ़ करके जो है आप लोग को उत्तर देना है। फिर आप लोग का मैप वाला सवाल आता है दोस्तों। मैप वाला सवाल उसको एक बार देख लेते हैं। आप लोगों से जो है 2 मैप, एक इंडिया का मैप और एक वर्ल्ड का मैप, ठीक है। तो देखिए ये मैप दे रखा आपको वर्ल्ड का, इस पे ए और बी पॉइंट दे रखे हैं, तो बताना आप लोग को यहाँ पर हिंट दे करके।
पहला बोलता है कि वह देश जो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों का हिस्सा था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई मित्र राष्ट्र के अंदर कौन कौन से देश थे। तो देखिए ए, ये कौन सा देश? तो अमेरिका। अमेरिका किसके अंदर था दोस्तों? ये मित्र राष्ट्र के अंदर था। किसके अंदर था दोस्तों? मित्र राष्ट्र, जिसके अंदर आपका रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन आता था। फिर बी वाला मैप क्या दे रखा कि वह देश जो द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का हिस्सा था। ठीक है, धुरी राष्ट्र। तो ये कौन सा देश हो जाएगा दोस्तों? आपका इटली है। तो इटली किसके अंदर था? जर्मनी के अंदर था, जापान के अंदर था, इटली के अंदर था। तो देखिए हम लोगों ने विश्व वाला मैप कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया। अब आप लोग को भारत का मैप दे रखा है, तो भाई तीन स्थान दे रखे हैं, इसके अंदर भी 3 बिंदु हैं, आप लोग को ढूंढना है इसके अंदर। पहला बोलता है कि भाई कोंकण तटीय मैदान। तो कोंकण किसको बोला जाता है दोस्तों? कोंकण आपको बोला जाता है, कोंकण आप लोग को बोला जाता है दोस्तों कर्नाटका वाले रीजन को। ठीक है, कर्नाटका वाले रीजन को। ठीक है, सॉरी, कोंकण जो आप लोग को बोला जाता है वो गोवा वाले रीजन को बोला जाता है। गोवा वाला जो तट है ना उसको कोंकण बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगला मालवा का पठार। मालवा का पठार आपको मध्य प्रदेश के अंदर बताना है। ठीक है, आपका मालवा का पठार यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अन्नामुडाई पर्वत, तो ये आपका जो है नीलगिरी पर्वत पर आता है। ठीक है, यहाँ पर आता है आपका देयर, इस तरह से बता सकते हैं आप लोग। आखिर है आपका मालाबार। मालाबार आप लोग को पता है केरल को बोला जाता है मालाबार तट। ठीक है, तो ये आपका जो है मालाबार तट ये हो गया आपका। तो इस तरह से जो हम लोगों ने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया बेहतर तरीके से दोस्तों। ये था आप लोग का क्लास 9th SST का सैम्पल पेपर 2022 का। बेहतर तरीके से एक एक सवाल हम लोगों ने समझा, और बड़े बड़े सवालों में आप लोगों को किस तरह से उसके अंदर पॉइंट्स लिखने हैं, किस तरह से सवाल समझना है, मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ दोस्तों ऑल द बेस्ट, आप लोग का पेपर